नमस्कार। आइए हम लोग कृष्णा सोबती द्वारा रचित बचपन संस्मरण है, इसको पढ़ते हैं। ये क्लास 6 का NCERT बुक हिंदी का है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। यानी कि ये जो मैं बचपन के बारे में कहानी है, यह एक बुजुर्ग महिला है जो कि दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है। ये इनको जीजी कहकर ही पुकारते हैं। ये ऐसा बोल रही है अपने बचपन के बारे में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये सब अपनी जो कि पहनावा पहनती थी वो दिया हुआ ये रंग का। और अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी कि ये सब बचपन में पहन चुकी हैं। अब ये सब पहनने की उसकी इच्छा नहीं है। उनको लगता है कि अब ये सब पहनावे मेरे लायक नहीं है। अब कोई सफ़ेद यानी सिर्फ सफ़ेद या सादा पहनना पसंद करती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यानी कि इस संस्मरण में एक जो बुजुर्ग महिला है वो अपने पोशाकों के बारे में बता रहे हैं कि ये सब तरह का जो कि शौक़ जो होता है वो शौक़ के बारे में अपना बता रही है। आगे कहानी में है, संस्मरण में है, उनके संस्मरण में है क्या है देखते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। जो वो यूज करते थे अपने जो वस्त्र, ये मोजे और जो कि उसके नौकरानी के लायक नहीं हो धोने के, वो खुद धोते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई
ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। यानी कि अभी का जो बचपन है वर्तमान समय में चल रहा है, और जो पहले का बचपन था वो कुछ अलग था और अभी का कुछ अलग है। इसी के बारे में बता रहे हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि आज के बचपन जो है कि और पहले का बचपन, दोनों में बहुत अंतर है। पहले कुछ साधन भी नहीं हुआ करता था ज़्यादा, लेकिन अभी साधन हो चुका है उस तरह का, जो कि बचपन को उसी से संबंध स्थापित कर रहे हैं कि क्या कमी थी और अभी क्या कमी नहीं है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। बचपन की कुल्फ़ी जो है कि आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने और जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। ये गाना पुराने फिल्म का है, जो उसी का याद आ रहा है लेखिका को कि इस तरह के गाने पहले हुआ करता था, जो कि उस चने की गाने सुनकर इस तरह से मस्ती किया करते थे। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये कौन बोल रही है? ये लेखिका बोल रही है। ये सब जो है अपना जो संस्मरण बता रही है, ये कृष्णा सोबती बता रहे हैं कि मेरे जो बचपन में ये सब
हुआ करता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। यह कविता जो है कि यह संस्मरण शिमला एक शहर है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उस जगह की बात कर रहे हैं। आइए आगे की ओर पढ़ते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। कौन प्रभु यीशु? सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता लंबा खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ये जो शिमला कालका ट्रेन जो दिया हुआ है, ये शिमला में ये अच्छा जगह दर्शनीय स्थान है जो कि घूमने लायक है। ये उनकी बात कर रहे हैं। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, यानी कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ को क्या बोला जाता था कि पक्षी उड़ा जा रहा है जो कि भारी भरकम है। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। क्या बोला है? वहाँ आँखों के जो डॉक्टर थे अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर यही है, ये इनकी कहानी है। ये कृष्णा सोबती है जो कि लेखिका है। ये अपने बचपन के बारे में बता रही है अपने संस्मरण में। आइए आगे पढ़ते हैं। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा।
जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। ये जो है अपने मन में सोच रही है, कभी कि लंगूर की बनी है तो कभी नहीं बनी है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। वो जो है कि अपने भाई का ये टोपी जो है कि वो रखा, कुछ अजीब लगा इनको, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम वाल का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुगभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। धन्यवाद। ये संस्मरण समाप्त होता है और आगे के संस्मरण या कहानी या कविता पढ़ने के लिए धन्यवाद।